नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोनू टॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोन रिकवरी एजेंट्स हैं, उनके पास क्या-क्या तरीके हैं या वो किस-किस तरीके से जो है ना आपको हरासमेंट कर सकते हैं। वो कौन-कौन से तरीके अपनाते हैं। आज हम उन पे बात करेंगे और उनसे बचने का तरीका, यानी उनके जो तरीके हैं हरासमेंट करने के, उनकी काट क्या है? यानी कि उनसे कैसे बचा जा सकता है, आज इस पे भी बात करेंगे और आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी और फ़ॉर्मूला बताऊँगा कि आपको उनसे कैसे बचना है, उनके हरासमेंट से कैसे बचना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और जो नोटिफिकेशन है उसको भी आप ऑन कर लो, ताकि नई-नई अपडेट जो है आपको मिलती रहे और आप जो है रिकवरी एजेंट्स की हरासमेंट से बचते रहो। मेरा मेन मोटिव जो है वीडियो बनाने का यही है कि कोई भी आपको जो है ना मेंटली हरास ना कर पाए। किसी भी रिकवरी एजेंट्स की हिम्मत ना हो कि वो आपको हरास कर दे। ख़ासकर मेरे जो व्यूअर है, वो किसी से हरास नहीं हो सकते, क्योंकि उनको मैंने ऐसी-ऐसी टेक्निक बताई हुई है कि वो उल्टा रिकवरी एजेंट्स को ही हरास कर देंगे। तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको हर तरीका बताऊँगा कि कौन-कौन से तरीके उनके पास है और किस-किस तरीके से जो है वो आपको हरास करते हैं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं, अनसिक्योर्ड लोन की मैं बात कर रहा हूँ। अनसिक्योर्ड लोन में ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन होते हैं। पर्सनल लोन में बिज़नेस लोन, एजुकेशन लोन, ये भी मतलब ये भी जो है एक तरह से अनसिक्योर्ड लोन है, बिज़नेस लोन वग़ैरह। तो रिकवरी एजेंट्स के पास क्या होता है? रिकवरी एजेंट का नंबर तो बाद में आता है। पहले तो जब आपका जो है लोन आप डिफ़ॉल्ट करते हो, उसके 1 या 2 महीने बाद जो है ना आपके पास कॉल आनी शुरू हो जाती है। आपके पास कॉल आती हैं रेगुलर। पहले तो शुरू के 1 महीने तो जो है वो आराम से बात करेंगे, सर-सर बोल के बात करेंगे, ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएँगे, लेकिन 2-2 4-4 कॉल वो करते रहेंगे आपके ऊपर। लेकिन पहले मैं तरीका बता देता हूँ कि वो क्या-क्या करेंगे। पहले कॉल करेंगे, ठीक है? उसके बाद दूसरे महीने में जब दूसरी ईएमआई जब बाउंस होने की कगार पे होगी, उस टाइम पे वो आपको हरास करना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा कॉल करेंगे और होम विज़िट भी उनकी शुरू हो जाएगी उस टाइम पे। और होम विज़िट भी शुरू हो जाएगी और वो आपके जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी हैक कर लेंगे। जो कॉन्टैक्ट जो है आपके फ़ोन में है, वो उनके पास चले जाते हैं। कॉन्टैक्ट एक्सेस हो जाते हैं उनके पास। तो उससे भी कैसे बचना है वो भी आज हम बताएँगे। और 3 महीने बाद, यानी कि एनपीए होने से पहले, तीसरी ईएमआई बाउंस होने से पहले उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कंपनी की तरफ से कि किसी भी कीमत पे लोन एनपीए नहीं होना चाहिए। आप जो है कस्टमर से कैसे भी करके लोन निकलवाओ। तो रिकवरी एजेंट्स का एक ही टारगेट होता है कि उन्हें जो है लोन निकलवाना है या कोई ना कोई मिनिमम पेमेंट या कुछ अमाउंट चाहिए, ताकि जो है लोन एनपीए ना हो। तो इस केस में जो है बहुत ज़्यादा हरासमेंट करते हैं, कई-कई बार होम विज़िट करते हैं और कस्टमर को परेशान करते हैं, कई-कई बार कॉल करते हैं, कॉल बॉम्बिंग भी लगा देते हैं। कॉल बॉम्बिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास एक कॉल कटेगी, दूसरी आएगी, दूसरी कटेगी, तीसरी आएगी, यानी कि आपके पास जो है पूरे दिन में कम से कम 50 से 100 कॉल भी आ सकती हैं। इसको बोलते हैं कॉल बॉम्बिंग। तो इस तरह जो है वो पूरा जो है एनपीए होने से पहले, जो तीसरी ईएमआई बाउंस होने से पहले अपना जो है पूरा ज़ोर लगा देते हैं कि कस्टमर से कुछ निकलवा लें। लेकिन अगर देखो दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो आपको दे देना चाहिए। क्यों आप अपना सिविल ख़राब कर रहे हो और क्यों अपना रिकॉर्ड ख़राब कर रहे हो? ये वीडियो उनके लिए है जो वाक़ई में जो है, जो परेशान हैं, वाक़ई में जिनकी नौकरी चली गई है, जिनका बिज़नेस ख़त्म हो गया है और जो हर तरीके से निराश होकर, जो उनकी स्थिति ऐसी बन गई है कि अब वो जो है डिफ़ॉल्ट करना उनकी मजबूरी बन गई है। और उनकी मजबूरी का जो रिकवरी एजेंट्स हैं, जो वो फ़ायदा उठाते हैं या उनके ऊपर जो मेंटली प्रेशर बनाते हैं, उनके लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि उनको जो है उनके अधिकार पता चले और जो है रिकवरी एजेंट्स उनको परेशान ना कर पाए।
मैं उन्हीं लोगों के लिए हूँ जो है इंटेंशनली फ्रॉड नहीं करते, जो वाकई में जो है जिनकी स्थिति ऐसी होती है जो लोन नहीं भर पाते हैं। जो इंटेंशनली करते हैं देखो उनको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, इंटेंशनली नहीं होना चाहिए। जो वाकई में परेशान है उनके लिए रिकवरी एजेंट से कैसे बचना है उनके लिए मैं खड़ा हूँ, और उनके लिए ही मैं जो है वीडियो बनाता हूँ, और उनका जो भी उनके कमेंट्स होते हैं मैं कमेंट्स का भी रिप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों एनपीए अगर हो जाता है तो एनपीए के बाद फिर सेटलमेंट की बारी आती है, क्योंकि एनपीए से पहले सेटलमेंट जो है नहीं होता है, एनपीए के बाद ही सेटलमेंट होता है। कोई रिकवरी एजेंट्स अगर आपको बोलता है कि पहले सेटलमेंट हो जाएगा, वो आपको करने के लिए बोलते हैं, पेमेंट करने के लिए बोलते हैं, तो वो गलत बोलते हैं। कभी भी जो है एनपीए से पहले जो है अपने लोन अकाउंट में पेमेंट आपको नहीं करनी है, नहीं तो वो पैसा जो है आपका ब्याज पेनल्टी में चला जाएगा और आपका कोई सेटलमेंट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो सेटलमेंट हमेशा एनपीए के बाद ही करो, और एनपीए के बाद ही जो है वो सही सेटलमेंट ऑफर आपको मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोन रिकवरी एजेंट्स हैं जो कॉल वो करते हैं, तो कॉल से कैसे बचना है आपको। देखो कॉल अगर आपके पास नहीं है, पैसा नहीं, ईएमआई आपको नहीं आपसे नहीं भरी जा रही है, तो आप जो है उनको जब स्टार्टिंग में आप बात करोगे, आप उनको यही बोलना है कि भाई मैं जो है भर दूंगा, जैसे ही मेरे पास आएंगे पैसे मैं भर दूंगा। ऐसे ऐसे करके जो है आपको 2-3 महीने जो है निकाल देना है। अगर वाकई में 2-3 महीने में आपके पास पैसा आ जाता है तो आप पैसा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आता है तो आपको जो है ऐसे ही बोलते रहना है कि भाई मैं अगले महीने भर दूंगा, फिर उससे अगले महीने भर दूंगा। अगला महीना जैसे आता है तो आपको ये बोलना है कि भाई पैसे नहीं है, जब वाकई में नहीं होंगे आपके पास तो आपको ये बोलना भाई मैं अगले महीने भर दूंगा। ऐसे ऐसे करके जो है आपको 2-3 महीने निकालने हैं। और इस बीच जो है वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक करेंगे। उससे आपको कैसे बचना है, आपको जो है जब आपको लगे कि आपके पास पैसा नहीं है और आपको लोन डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा, मजबूरी बन गई है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि आपके जो भी ऐप जो आपने डाउनलोड कर रखे हैं, जिस जिस मान लीजिए किसी भी बैंक का ऐप आपने डाउनलोड कर रखा है जिससे आपको आपने लोन ले रखा है, कोई भी बैंक हो सकता है या एनबीएफसी हो सकती है, तो सबसे पहले उस ऐप को आप अनइंस्टॉल कर दें। अनइंस्टॉल करने के बाद फिर जाना है आपकी, सबसे पहले तो आपको ना जो ऐप होगा उस पर आप जब प्रेस करेंगे, प्रेस करे रखना है, तो ऐप इन्फो का वो आएगा, ऐप इन्फो का एक मतलब ऐप इन्फो लिखा होगा, उस पर आपको उस पर जाना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो 2-3 ऑप्शन आएंगे आप पे, जिसमें कॉन्टैक्ट्स भी लिखे होंगे कि कॉन्टैक्ट्स एक्सेस का होगा, कॉन्टैक्ट एक्सेस अलो का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और उस पर आपको डिनाई कर देना है। वो ये करने के बाद आपको ऐप जो है वो अनइंस्टॉल कर देना है। ये जो है टेक्निक अपनाई हुई है, ठीक है, ये टेक्निक जो है ना अपनाई हुई है, तो बिल्कुल काम करेगी, 100% काम करेगी। आपको फिर ऐप को जो है अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद फिर आपको जाना अपनी जीमेल आईडी पे। जीमेल आईडी पे जाने के बाद जीमेल आईडी पे आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कॉन्टैक्ट सिंकिंग का ऑप्शन होता है, जहाँ से कॉन्टैक्ट जो है सिंक होते हैं किसी भी ऐप में, तो वो आपको सर्च करना है, वो आपको ढूंढना है। जो भी फ़ोन का मास्टर है उसको पता होगा, आप किसी से भी जाके करवा लें कि भाई जी मेरे जो फ़ोन के जो जो कॉन्टैक्ट है वो सिंक हो रहे हैं किसी भी ऐप में, तो वो सारे जो है बंद कर दो, यानी सिंक्रोनाइजेशन जो है सारी अपनी जीमेल आईडी पे बंद कर दो। ये हो गया। उसके बाद आपके जितने भी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन पे जो है आप अपनी जो है कॉन्टैक्ट को जो है ना वो हाइड कर दो, मतलब कि उनको प्राइवेट कर दो। कहने का मतलब अपने सोशल मीडिया अकाउंट को भी आप जो है प्राइवेट कर दो, पब्लिक मत रखो उनको। ये 3 तरीके ऐसे हैं, ये 3 तरीके जो है ना कारगर हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास नहीं जा पाएगी, और आप जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट के थ्रू जो हरास करते हैं वो उससे आप इजीली बच जाओगे। तो ये जो टेक्निक है वो 100% काम करेगी। और फिर एक तरीका फिर उनका होता है, वो आपके पास नोटिस भेजते हैं, डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस, रिकॉल नोटिस, लोक अदालत नोटिस, इस तरह के कई नोटिस आपके पास आएंगे।
प्री लिटिगेशन नोटिस, मतलब कि भाई हम जो है कोई लीगल कार्रवाई करने से पहले आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरह के नोटिस आएंगे। इन नोटिसों को आप टोटली अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ मेंटली प्रेशर बनाने के लिए होते हैं। इनको अवॉइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इनको उठा के साइड में रख दो, फाड़ के मत फेंको, क्या पता कभी काम आ जाए। उनको जो है एक फ़ाइल बना लो अपनी, और फाइल में उनको रखते रहो साइड में। फिर एक नोटिस आएगा आपके पास, आर्बिट्रेशन का नोटिस। आर्बिट्रेशन के नोटिस में आपको रिप्लाई करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको आपको रिप्लाई करना है, उसमें ऑब्जेक्शन लगाना है आपको। ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है वो आप मेरी ऑब्जेक्शन वाली वीडियो देख लेना आर्बिट्रेशन की, उसमें आपको मिल जाएगा कि ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है। उसका भी हो गया काम ख़त्म। अब जो है देखो, छोटे लोन में तो बैंक जो है वो केस करता नहीं है, कोर्ट केस करता नहीं है। 2 4 5 लाख तक तो केस करेगा नहीं बैंक, 99% चांस है नहीं करेगा। फिर भी 1% वालों के लिए बता देता हूँ, 1% में क्या पता आप हो, उनके लिए बता देता हूँ। अगर 1% बैंक ने केस कर भी दिया है तो उस केस में जो है आपके पास कोर्ट का सम्मन आएगा। कोर्ट के सम्मन में जो है आपको जो भी डेट मिली होगी आप उसको अटेंड कर लेना, आप उसको अटेंड कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि एकदम से कोर्ट का सम्मन आ जाए, उस चीज़ को कम से कम भी 7 8 10 महीने लग जाते हैं। उससे पहले अगर आप सेटलमेंट हो ले तो सेटलमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जैसे कोर्ट केस हो गया है 8 10 साल भर तक भी अगर आपसे नहीं भरे गए हैं, और 1% अगर कोर्ट ने केस कर भी दिया है, तो आप जो है वो बेलेबल ऑफेंस होता है। आप जो है कोर्ट की जो हियरिंग है उसको अटेंड करना वहाँ पे जाके, और आपको वहाँ पे बेल लेनी पड़ेगी, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है। आपको एक जो है अपना जमानतकर्ता, जो जमानती है, वो उसको आपको ले जाना होगा वहाँ पे, और वहाँ पे जो है आपकी वहीं की वहीं जमानत हो जाएगी ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। जमानत के शब्द से आप डरो मत कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ पे जाके आप हियरिंग अटेंड करो, वहीं की वहीं जमानत हो जाएगी, जमानत ही साइन कर देगा, अपने आधार कार्ड की कॉपी दे देगा, आप हियरिंग अटेंड कर दोगे, और जो जज साहब है उनको बता दोगे आपकी जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, किस लिए नहीं भर पा रहे और क्या दिक्कत है। जज साहब जो है आपको नेक्स्ट डेट दे देंगे। उसके बाद जो है वो डेट पे डेट फिर पता है आपको चलती रहेगी, जो भी है आपका जो बात है आपने रख दी होगी जज साहब के सामने, उसके बाद डेट जो चलती रहेगी। उसके बाद जो है वो बैंक वाले खुद आपको कॉल करेंगे, खुद आपके पीछे पड़ जाएंगे कि सर सेटलमेंट कर लो, और आपको उस टाइम पे और बढ़िया ऑफर मिल जाएगा। तो डरने घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो किस किस तरह से वो हरासमेंट करेंगे ये मैंने आपको बता दिया है। एक जो है होम विजिट, होम विजिट से भी ज़्यादा जो है लोग डरते हैं, और होम विजिट में मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है डरने वाला, कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, उन पता है जो डरेगा ना वो उसी को डराएंगे, बस ये बात जो है ना आप अपने दिमाग में बैठा लो। जो डरेगा उसको वो डराएंगे, तो डरना नहीं है। कोई होम विजिट करने आ रहा, आजा भाई, अपना अथॉरिटी लेटर और आई कार्ड लेके आजा मिलने। और अगर अथॉरिटी लेटर नहीं हो ना तो आना मत, अगर आ गया तो अच्छा नहीं होगा, बस ऐसे बोल देना, वो होम विजिट करेगा ही नहीं। और अगर आ भी जाता है तो मांग उससे, भाई अथॉरिटी लेटर दिखा दो, बैंक ने परमिशन दी है ना मेरे पास आने की, दिखा दो। नहीं होगा उसके पास, 99% नहीं होगा। अगर 1% होगा भी ना तो आपसे अच्छे से ही बात करेगा, यही बात करेगा, सर पेमेंट करवा दो सर, कब करवाओगे, ऐसे ही बात करेगा। कोई आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, या किसी को थर्ड पर्सन को भी बताने की अनुमति नहीं है। पता है आपको आरबीआई ने जो अधिकार आपको दिए हैं कि रिकवरी एजेंट्स जो है ना वो थर्ड पर्सन को भी नहीं बता सकता, आपके बारे लोन के बारे में डिस्क्लोज नहीं कर सकता, आपके पड़ोसी को बता दिए या किसी रिश्तेदार को बता दिया, ऐसे नहीं कर सकता वो। और आप जो है ना अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसको बुला सकते हैं। ये नहीं है कि वो किसी भी टाइम में उठा के आ जाएगा, किसी भी टाइम में उठा के आ जाएगा, आप उसे धमका दो। आप जो है अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसको बुलाओ, भाई इस टाइम आ जाना और यहाँ आ जाना। ज़रूरी नहीं है कि घर पे ही, कंपलसरी नहीं है कि घर पे ही आना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको बाहर रोड पे बुला सकते हो, भाई इस रोड पे आ जा, यहाँ मैं खड़ा हूँ या इस दुकान पे खड़ा हूँ, कहीं भी आप जो है बुला लो और जाके बात कर लो। और ये डॉक्यूमेंट्स से मांग लेना, आई कार्ड और अथॉरिटी लेटर। नहीं होगा तो उससे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, धमका के उसको भगा दो। अगर हैं तो वो खुद ही अच्छे से बात करेगा, अच्छे से बात करेगा, आप बात कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो डरने वाली इसमें कोई बात है ही नहीं। कोई आपको मेंटली प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है अपने ऊपर। खामखा यार, आप खुद ही ये सोच जाते हो पता नहीं आपने जो है कितना बड़ा अपराध कर दिया है, आप अपने आप को खुद ही दोषी मान लेते हो। ये सबसे बड़ी कमी है। तो अपने आप को दोषी मत मानो। ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये सिविल ऑफेंस है। कोई आपने क्राइम नहीं किया है, कोई आपके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, कोई पुलिस नहीं आ सकती इस केस में। तो ये जो है सिविल ऑफेंस होता है। इसमें कोई केस होगा, कुछ भी होगा तो कोर्ट के थ्रू होगा। पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती। पुलिस इसमें अगर इन्वॉल्व होगी तो वो कोर्ट के आदेश पे ही होगी, जो कि ना के बराबर ही होता है। ऐसा नहीं होता है अनसिक्योर्ड लोन में, सेटलमेंट ही हो जाता है। छोटे 4-5 लाख के लोन में ऐसा कुछ नहीं होता है, और बड़े लोन में भी 10-15 लाख का भी अगर लोन होगा ना, उसमें भी सेटलमेंट ही होता है। 20 लाख से कम लोन का जो अमाउंट होता है अनसिक्योर्ड, उसमें सेटलमेंट ही होता है। 20 लाख से जो ऊपर होता है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि बैंक जो डीआरटी में चला जाता है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। वहाँ जाके जो है जैसे वो केस कर देते हैं, तो वहाँ वो आपके कुछ सामान को, प्रॉपर्टी को अटैच करवा सकते हैं। वहाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है कस्टमर को। काट उसकी भी है। आप वकील हायर करो, वो हर तरह से उस पर जो है स्टे ले लेगा, दिक्कत उसमें भी नहीं आएगी, चलता तो वो भी रहेगा। लेकिन वहाँ थोड़ी दिक्कत है, वहाँ आपका पैसा लग जाएगा। वकीलों के वकीलों आप वकील आपको हायर करना पड़ेगा, थोड़ा पैसा आपको फालतू लग जाएगा उसमें, और ये दिक्कत आएगी। नहीं तो 20 लाख से कम के लोन में ज़्यादातर सेटलमेंट ही होता है, मोस्टली सेटलमेंट ही होता है, और कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, रिकवरी एजेंट से डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम विद यू। कोई दिक्कत टेंशन वाली बात नहीं है। आप वीडियोस देखें, हर उनके हथकंडे की जो है ना काट मैंने अपने वीडियो में बताई हुई है, कि वो किसी भी तरह तरह से मेरे व्यूवर को हरास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे व्यूवर को मैंने अपनी सारी टेक्निक बता रखी है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।